हेलो एंड वेलकम टू ऑल मिश्रा सर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे पुनः आप सबका स्वागत है। यूपी ट्रिपल एससी पेट की परीक्षा पे बातचीत की जा रही थी और आप सबके लिए एक खुशखबरी है। गवर्नमेंट की गाइडलाइन भी आ गई है शिक्षण संस्थानों को खोलने को लेकर के। तो सबसे पहले एक महत्वपूर्ण सूचना, एक छोटी सी सूचना है, वो हम आप सबको उपलब्ध करा देते हैं। महत्वपूर्ण सूचना में देखा जाए, बहुत सारे बच्चों की काफ़ी लंबे समय से डिमांड थी ऑफलाइन क्लास लेकर के, तो अभी तक विशेष तौर पर गवर्नमेंट की गाइडलाइन का वेट किया जा रहा था। तो महत्वपूर्ण सूचना में देखें क्या है, 25 अगस्त से 25/8/2021 25,000 बोल दिया गया, 25/8/2021 से कंप्लीट यूपीएसआई बैच शुरू किया जा रहा है, जिसके लिए रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो गया है बाबू। तो 25 अगस्त के पहले जो लोग रजिस्ट्रेशन करा लेंगे उनके लिए फ़ीस कह लीजिए काफ़ी रियायत दर पे फीस है। फीस कंप्लीट यूपीएसआई बैच की जो फ़ीस रखी गई है, ओपन प्लेटफॉर्म पे आपसे एकदम बोल रहे हैं, इसमें कहीं पे कोई चोरी करने वाली बात नहीं है। यदि आप 25 अगस्त या इसकी वैलिडिटी चलिए बढ़ा देते हैं, कई सारे बच्चों का फ़ोन आया कि सर इसको थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, तो 31 अगस्त तक 31/2021 तक यदि आप एडमिशन ले लेते हैं यूपीएसआई बैच के लिए, तो आपकी इतने कम फीस में आपका ये कंप्लीट यूपीएसआई बैच जो आपका एग्ज़ाम कंडक्ट होना है, अब देखिए कब होता है, उसकी भी गाइडलाइन बहुत जल्दी आ जाएगी, उसका भी नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो 25/8/2021 से एक बैच शुरू हो रहा है, जिसमें इस बैच में रजिस्ट्रेशन 31 तारीख तक है। 31 तारीख के बाद किसी का इस बैच में एडमिशन नहीं होगा। तो जिन भी बच्चों को एडमिशन लेना है यूपीएसआई के इस बैच में, वो लोग चाहें तो कॉल करके रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, या तो ऑफलाइन सेंटर पे, जो हमारा ऑफलाइन सेंटर है, ऑफलाइन सेंटर का भी एड्रेस हम आपको बता देते हैं। ऑफलाइन सेंटर है बाबू नियर आर्यन हॉस्पिटल, नियर आर्यन हॉस्पिटल, नहर रोड, गोरखपुर। और एक कांटेक्ट नंबर है जिस पे आप चाहें तो फ़ोन करके भी आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। कांटेक्ट नंबर है बाबू 8173853332। तो इस यूपीएसआई बैच में ये कंप्लीट डेडिकेटेड बैच है। इसमें जो लोग 31 अगस्त 2021 के पहले एडमिशन ले लेंगे, उनकी फ़ीस मात्र 4,000 रुपये के एक छोटे से शुल्क पे हो जाएगी, जिसमें यूपीएसआई की कंप्लीट तैयारी आपकी करवाई जाएगी। तो इस पर आप चाहें तो आकर के ऑफलाइन सेंटर पे आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, या तो आप कॉल करके रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। हमने आपको एड्रेस बता दिया। जो अंतिम तिथि है इस बैच में एडमिशन लेने की, अभी तक इसमें यदि बातचीत की जाए तो इस वाले बैच में लगभग 25 बच्चों का एडमिशन हो चुका है और अन्य 25 सीटें और बची हुई हैं। तो इन 25 सीटों को प्राप्त करने के लिए जितना जल्दी आप सब चाहें, आप चाहें तो ऑफलाइन सेंटर पे आकर के रजिस्ट्रेशन करवा लें, या तो ऑनलाइन। और इसी के साथ सबसे पहले जो सबसे महत्वपूर्ण, आज जो ये वीडियो जब जा रही है, तो आज हमारा देश भारत जो है 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। तो हमारे सभी व्यूअर को, सभी लिसनर को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। अब इसके बाद आइए हम लोग जो आज का सिलेबस में जो एक महत्वपूर्ण टॉपिक चल रहा था, जो बचा रह गया है, उसको पूरा करा देते हैं। ये कांटेक्ट नंबर जरूर नोट कर लीजिएगा। कोई भी अन्य इन्फॉर्मेशन चाहेंगे तो इस पर आप कॉल करेंगे तो आपको बता दिया जाएगा कि क्या क्या चीज़ें उपलब्ध हैं और इसके कोर्स की टाइमिंग क्या होगी, किस तरीके से आगे की क्या रणनीति है। तो 25 एडमिशन हो चुके हैं लगभग, 25 और सीटें बची हुई हैं। इसके अतिरिक्त आप हमसे ऑफलाइन क्लास में जीएस की क्लास लेना चाहें तो भी आप संपर्क कर सकते हैं। ऑफलाइन मैथमेटिक्स पढ़ना चाहें, इंडिविजुअल गणित पढ़ना चाहें, जिस भी प्रकार की तैयारी करना चाहें, आइए एक बार आप सबका स्वागत है। आज का ही जो कार्यक्रम रहा, कह लीजिए बड़ा अच्छा रहा। तो कुछ समय में आपको हो सकता है आपको कोचिंग के कार्यक्रम का वो वीडियो भी देखने को मिले, जिसमें 15 अगस्त को हम लोग जो है सेलिब्रेट कर रहे थे। तो आज का जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसका नाम है वो आर्थिक नियोजन। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोला जाता है इकोनॉमिक प्लानिंग। इकोनॉमिक प्लानिंग को हम लोग देख लेते हैं कि इस तरीके से इस पे काम किया जा रहा है, क्या क्या यहाँ से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं आपकी परीक्षा के लिए। तो सीधी बात नो बकवास शुरू करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है बाबू, नियोजन किस सूची का विषय है। तो आप सब
पॉलिटी में आपको पहले ही बताया गया है कि 3 प्रकार की सूचियां हैं। कौन कौन सा? केंद्र सूची है, राज्य सूची है और आपकी समवर्ती सूची है। तो जो नियोजन है वो समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। और आप सभी लोग जानते हैं अब उस समवर्ती सूची को कहाँ के संविधान से लिया गया है? तो समवर्ती सूची को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। तो देखिए आर्थिक नियोजन स्पेशली होता क्या है, यदि आर्थिक नियोजन की सरल भाषा में बातचीत की जाए तो जो भी संसाधन होते हैं, संसाधन का इस तरीके से नियोजन, मतलब आप जानते हैं अंग्रेजी में लिखा गया प्लानिंग, तो संसाधनों का चाहे वो प्राकृतिक हो चाहे मानवीय, प्राकृतिक और मानवीय या कृत्रिम संसाधनों का इस तरीके से उपयोग किया जाए जिससे देश की अर्थव्यवस्था में वृद्धि की जा सके, उसी को स्पेशली कह सकते हैं आर्थिक नियोजन। इस आर्थिक नियोजन पर यदि बातचीत की जाए तो सबसे पहली बार जिसने बात किया, फिर उसके बाद किन किन लोगों ने महत्वपूर्ण तौर पे चर्चाएं की, उसके बारे में जाना है। तो सबसे पहला जो प्रश्न यहाँ पे बन सकता है, या इस सिलेबस के अंतर्गत क्या क्या बातें होंगी, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एम विश्वेश्वरैया के बारे में बाबू। उसके बाद यदि आप देखें तो कांग्रेस की क्या योजना रही आर्थिक नियोजन को लेकर के, कांग्रेस की योजना, कांग्रेस की योजना के बाद यदि बातचीत की जाए तो देखेंगे बाबू आप सर्वोदय योजना, सर्वोदय योजना के बाद यदि आप देखें तो आपके सिलेबस में एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जन योजना। इसी के समतुल्य रूप से देखेंगे तो आपको दिखाई देगा बॉम्बे प्लान, इसी के अंतर्गत देखेंगे तो बाबू आपको शुरुआती दौर में आज नीति आयोग कहा जाता है, शुरुआत में रहेगा बाबू क्या, योजना आयोग। इसी योजना आयोग को समाप्त करके 1 जनवरी 2015 को एक नए संगठन का जन्म हुआ, एक नए संगठन की स्थापना हुई जिसको कहा जाता है नीति आयोग। उसके बाद यदि बातचीत की जाए तो यहीं पर थोड़ी सी चर्चा हम लोग कर लेंगे बाबू वित्त आयोग की। वित्त आयोग की चर्चा कर लेंगे। उसके बाद यहीं पर धीरे से हम लोग चर्चा कर लिया जाएगा किसकी, राष्ट्रीय विकास परिषद, एनडीसी बोला जाता है। और राष्ट्रीय विकास परिषद हो गया तो यहीं पे हम लोग धीरे से चर्चा कर लेंगे किसकी, अंतरराज्यीय परिषद की। हो सकता है क्लास थोड़ी लंबी जाए लेकिन आपके पेट के सिलेबस में देखेंगे तो ये सभी टॉपिक हैं, और यदि एक क्लास में आपको इन सारे टॉपिक को जानने को मिल गया तो इसमें कोई बड़ी परेशानी की बात नहीं है। उससे गम छल गया, ठीक है। गर्मी का दिन है, काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो रहा है तो इसको थोड़ा सा समझेंगे हम लोग, ठीक है। एकदम घबराइए नहीं, मस्ती में पढ़िए, एकदम ऑफलाइन क्लास की फील लीजिए पढ़ते समय, एकदम टेंशन लेने की बात नहीं है। देखिए यदि भारत के आर्थिक नियोजन की बात करें तो सबसे पहली बार बातचीत करने वाले जो व्यक्ति हैं बाबू, इनका नाम है एम विश्वेश्वरैया। इनका नाम याद रखिएगा, मोक्षांडम विश्वेश्वरैया के नाम से ये प्रसिद्ध हैं। इनकी जो किताब है, किताब का नाम याद रखिएगा, एम विश्वेश्वरैया की किताब है। इनकी जो पुस्तक है, पुस्तक का नाम है बाबू प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया। प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया, प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया के अंतर्गत एम विश्वेश्वरैया बाबू कहते हैं कि आर्थिक नियोजन के लिए कम से कम जो कार्यक्रम होना चाहिए वह 10 वर्षीय कार्यक्रम होना चाहिए। तो पेपर में यदि आपसे कोई पूछे कि आर्थिक नियोजन के अंतर्गत 10 वर्षीय कार्यक्रम या 10 वर्षीय योजना का जो प्लान या सुझाव प्रस्तुत किया गया वो किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया, तो बता देंगे एम विश्वेश्वरैया के द्वारा। एम विश्वेश्वरैया का जो पुस्तक का नाम है, पुस्तक का नाम बता देंगे प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया। पूछा जा सकता है कि इनकी इस 10 वर्षीय योजना के अंतर्गत किन किन चीज़ों पे जिन्होंने फोकस करने को कहा था। तो भारत में देखें सबसे हर कोई भी योजना रहेगी उसमें बिना कृषि के काम बन नहीं पाएगा। तो कृषि जो संरचना थी या कृषि में जो हमारी कृषि को बर्बाद कर दिया गया था अंग्रेजी पीरियड में, अंग्रेजी काल के दौरान हमारी उस जो बिगड़ी हुई कृषि वाली व्यवस्था थी उसको सुधारने की बातचीत की गई थी।
राष्ट्रीय आय को, प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करने की बातचीत की गई थी। और साथ ही साथ हम अब धीरे धीरे इस दिशा में आगे बढ़ रहे थे कि उद्योगों की ज़रूरत पड़ रही थी, तो इन सभी में वृद्धि करने का जो उद्देश्य था, उसी उद्देश्य के विचार के साथ यह 10 वर्षीय कार्यक्रम की रूपरेखा रखी गई थी। किसके द्वारा? एम विश्वेश्वरैया के द्वारा। इनकी पुस्तक का क्या नाम है? प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया। तो ये छोटी सी बात याद रखेंगे। इन्हीं एम विश्वेश्वरैया के जन्मदिन को ही मनाया जाता है क्या बाबू? राष्ट्रीय इंजीनियर दिवस के तौर पर। एक क्वेश्चन आप चाहें तो ये याद रख सकते हैं कि एम विश्वेश्वरैया के जन्मदिन को राष्ट्रीय इंजीनियर दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय इंजीनियर दिवस के तौर पर। उसके बाद देखें अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि देश की अर्थव्यवस्था, या एम विश्वेश्वरैया के बाद ही ये स्पेशली जो कार्यक्रम है, इन सभी लोगों ने ये जो विचार प्रस्तुत किया गया 1934 में ही, 1934 में ही हमारे इसी प्रकार की अर्थव्यवस्था में वृद्धि करने के लिए एक संगठन की स्थापना की गई। संगठन का नाम है बाबू, 1934 में, जगह इधर बची हुई हम लिख देते हैं, जिसका नाम है फिक्की, FICCI। ठीक है, फिक्की की स्थापना की गई और फिक्की के द्वारा भी कुछ इस प्रकार की ही बातचीत की गई जैसा एम विश्वेश्वरैया अपनी पुस्तक प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया में कहते हैं। उसके बाद देखें कांग्रेस की योजना। आप जानते हैं कांग्रेस की योजना के अंतर्गत कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था 1938 का। इन सारी बातों को मिटाते हैं, फिर एक एक बात को एक्सप्लेन कर देते हैं अच्छे से। चलिए इसको ध्यान से सुनिएगा, इसको देख करके अच्छे से नोट्स बनाएंगे तो आपके बहुत सारे प्रश्न जो पेपर में पूछे जाएंगे यहीं पर बड़े आराम से बन जाएंगे। कांग्रेस की बातचीत करें तो 2 महत्वपूर्ण अधिवेशन हुए हैं बाबू। एक आप जानते हैं हरिपुरा अधिवेशन, हरिपुरा 1938 में ये वाला हुआ था। और उसके बाद एक अधिवेशन हुआ है त्रिपुरी, त्रिपुरी अधिवेशन हुआ है 1939 में। इसकी चर्चा यदि आप सुभाष चंद्र बोस वाला वीडियो देखेंगे तो उसमें भी की गई। हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता आप सब लोग जानते हैं कि हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की गई बाबू सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा, SC बोस। सुभाष चंद्र बोस ने यहाँ पर आर्थिक नियोजन के लिए इन्होंने एक मॉडल प्रस्तुत किया गया। इनके द्वारा प्रस्तुत किया गया जो कार्यक्रम है उसे कहा जाता है 15 वर्षीय कार्यक्रम या 15 वर्षीय कार्य रूप इनके द्वारा विशेष तौर पर प्रस्तुत किया गया। पेपर में पूछा जाएगा कि सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा प्रस्तुत किए गए इस 15 वर्षीय रूपरेखा का किसने विरोध किया था? तो इस 15 वर्षीय कार्यक्रम का यदि आपसे कोई पूछे कि किसने विरोध किया था तो विरोध करने के लिए आप नाम बता देंगे बाबू किसका? जवाहरलाल नेहरू का। जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि 15 वर्षीय कार्यक्रम प्रस्तुत करने से पहले विशेष तौर पर सबसे पहले ज़रूरत है एक नियोजन समिति बनाने की जो राष्ट्रीय स्तर पर इन चीज़ों को रेगुलेट करे, समझे इन सारी बातों को। तो जवाहरलाल नेहरू के कहने पर ही इन्हीं की अध्यक्षता में, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में ही एक समिति का गठन किया गया। जवाहरलाल नेहरू बाबू उस समिति के अध्यक्ष बनेंगे और उस समिति का नाम होगा राष्ट्रीय नियोजन समिति। क्या नाम होगा? राष्ट्रीय नियोजन समिति। तो पेपर में पूछा जाएगा 10 वर्षीय कार्यक्रम या 10 वर्षीय रूपरेखा किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया तो बता देंगे एम विश्वेश्वरैया के द्वारा। 15 वर्षीय कार्यक्रम यदि आपसे कोई पूछा किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया तो बता देंगे सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। और उसके बाद देखेंगे इसी कार्यक्रम का विरोध करके जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई जिसका नाम है राष्ट्रीय नियोजन समिति। अब एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे यदि आपसे कोई पूछे सर्वोदय योजना, सर्वोदय योजना यदि आपसे बातचीत करे कोई, देखिए यदि आपसे पूछे कि सर्वोदय योजना का प्रतिपादक या सर्वोदय योजना को किसने विशेष तौर पर बात की थी तो सर्वोदय योजना का प्रतिपादक पूछेंगे तो आप बता देंगे अरे लोकनायक। इनका क्या नाम बाबू? लोकनायक जयप्रकाश नारायण। इनकी एक फेमस किताब है, इनकी किताब का नाम याद रखिएगा, पेपर में पूछा जाएगा। इनकी जो पुस्तक है
पुस्तक का नाम है बाबू वाई सोशलिज्म। इसके बाद एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जन योजना, तो जन योजना का जो विचार है वो प्रस्तुत किया गया है, एक वो साम्यवादी विचारक रहे, साम्यवादी विचारक यमयन राय के द्वारा। यमयन राय को ये भी माना जाता है कि औपचारिक रूप से हमारे संविधान सभा के गठन करने का जो प्रयास है, जो सुझाव था, वो यमयन राय के द्वारा ये सबसे पहली बार दिया गया था। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं, यहाँ से कुछ प्रश्न बनते हैं। इसके बाद देखिए, जब ये सारी बातें हो गई, उसके बाद इसी दरमियान एक और प्लान आएगा जिसको कहा जाता है बॉम्बे प्लान। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात ये प्लान आया हुआ था। इस प्लान को कहते हैं कौन सा प्लान? बॉम्बे प्लान। बॉम्बे प्लान में देखिए क्या खास खास बातें थी। लगभग इस प्रकार से मॉडल हुआ करता था सुभाष चंद्र बोस का, उसी मॉडल पे ये लोग भी काम करेंगे। इसमें क्या था, बॉम्बे प्लान के अंतर्गत देखें तो भारत के बाबू 8 बड़े पूंजीपति जो हुआ करते थे, 8 बड़े पूंजीपतियों के समूह का एक कार्यक्रम हुआ बॉम्बे में, और उसको भारत के पटल पर रखा गया, स्पेशली भारत की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में, उसके दृष्टिकोण से। तो इसका कार्यक्रम का कह लीजिए आयोजन बम्बई में हुआ, इसलिए इस प्लान को जाना जाता है बॉम्बे प्लान के नाम से। बॉम्बे प्लान में देखें क्या क्या खास बातें हैं। बॉम्बे प्लान में पहली बात ये रखेंगे कि देश के 8 बड़े पूंजीपतियों देश के 8 बड़े पूंजीपतियों, रुकिए चाक थोड़ा सा ले लिया जाए। देश के 8 बड़े पूंजीपतियों के द्वारा इस कार्यक्रम की रूपरेखा रखी गई थी। 8 बड़े पूंजीपतियों में कुछ नाम हम आपको बता देते हैं। जैसे आप एक नाम याद रखिएगा, वो पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास। एक क्या आदमी है, ये ना समझ लीजिएगा कि 2 आदमी हो गए, ठीक है। पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास हो गए। उसके बाद R.D. सराफ, तीसरा नाम याद रखिए बाबू। शिशिर दलाल, इसके बाद यदि आप नाम याद रखेंगे तो बाबू नाम याद रख सकते हैं टाटा का। ये 4 ऐसे महत्वपूर्ण व्यक्ति रहे जो इनको कॉमन नाम है, लगभग आपने नाम इनका सुना होगा, ठीक है। तो इन 8 लोगों के द्वारा विशेष तौर पर एक प्लान प्रस्तुत किया गया। इसी प्लान को कहा जाता है बॉम्बे प्लान। बॉम्बे प्लान के अंतर्गत भी देखें इस प्लान का क्या महत्वपूर्ण उद्देश्य था कि कृषि को पुनर्संरचना प्रदान करना, ठीक है, जो हमारी बिगड़ी हुई कृषि है उसको सही करना। इन्होंने भी स्पेशली ये कितने वर्ष का कार्यक्रम रखा था? 15 वर्षीय योजना प्रस्तुत की गई थी। 15 वर्षीय योजना ही प्रस्तुत की गई थी किसके द्वारा? आपको बता दिया गया, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। और इनका तीसरा जो महत्वपूर्ण कह लीजिए जो उद्देश्य था कि प्रति व्यक्ति आय देखें दुगना करने की बात यदि आपको याद होता, हमने बताया एम विश्वेश्वरैया के द्वारा। यहाँ पर उसको रुपए में व्यक्त कर दिया गया कि प्रति व्यक्ति आय को बाबू 65 रुपये से बढ़ा करके कितना करना था? 130 रुपया। कहने का मतलब दुगना करने की बातचीत की गई थी बॉम्बे प्लान के अंतर्गत भी। आगे चल करके आप जानते हैं देश आज़ाद हुआ। देश की आज़ादी के पश्चात इस पूरी प्लानिंग करने के लिए कह लीजिए हमारे संविधान के निर्माताओं ने एक व्यवस्था ली, और जब सरकार चुनने का कह लीजिए कि चुन करके ये तय हो गई कि सरकारों का एक निश्चित कार्यकाल इतने अवधि तक होगा। जैसे सपोज दैट यदि आप किसी भी व्यवस्था के अंतर्गत जाते हैं, जब हमको ये क्लियर रहे कि हमारी जो ड्यूरेशन है यहाँ पे हम 1 साल रहेंगे, 2 साल रहेंगे, 3 साल रहेंगे, तो उस आगे आने वाले 3 साल में आप अपने घर परिवार समाज देश के लिए, देश स्तर पर हैं तो देश के लिए, समाज स्तर पर समाज के लिए, परिवार के लिए हैं तो आपकी जो भी जिम्मेदारियां बनेंगी उस पर एक जो प्लानिंग की जाएगी। तो इसी तरीके से जो सरकारें हमारे वहाँ चुन करके आती हैं, सरकारों करके चुनने के बाद जो उनका कार्यकाल होता है
तो कार्यकाल देखें तो सामान्य रूप से हमारी लोकसभा और विधानसभा जो होती है, जो सरकारें चुन करके बनते हैं, इनका कार्यकाल सामान्य रूप से 5 वर्ष का होता है। तो एक निश्चित समय अवधि में अब यदि हम यहाँ से सभी बातों को जोड़ते हुए एक परिभाषा निकाला जाए आर्थिक नियोजन की, तो एक बड़े सरल तरीके से बनाया जा सकता है कि एक निश्चित समयावधि में जब हम संसाधनों का इस तरीके से उपयोग करें जिससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था में वृद्धि हो सके, इसी व्यवस्था को हम लोग क्या कर सकते हैं, आर्थिक नियोजन। तो यही जो 5 साल के लिए आगे आने वाले कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए, इन्हीं को सरल भाषा में कहा जाता है क्या, पंचवर्षीय योजना, जो आपके सिलेबस में है। ये जो बातें हमने बताई आपको, ये उसका एक बैकग्राउंड वाला हिस्सा है, एक हिस्टोरिकल पोर्शन है कि किस तरीके से देश के आर्थिक नियोजन में धीरे धीरे जाकर के विकास हुआ। और हमारे वहाँ विशेष तौर पर देखेंगे कि जो पंचवर्षीय योजना का कार्यक्रम है हमारे संविधान में, इसको हम लोगों ने कहाँ से ग्रहण किया हुआ है। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पंचवर्षीय योजना के मॉडल को हमने किस देश से अपनाया है, तो बता देंगे सोवियत संघ, रूस से। यहाँ तक बात क्लियर है। तो किस किस पंचवर्षीय योजना में क्या क्या खास बातें हुई, किस योजना का क्या मॉडल था, किस योजना का क्या उद्देश्य था, और उन योजनाओं के मध्य या उस पंचवर्षीय योजना के समयावधि में क्या क्या बातें घटित हुई, उनको हम एक बार नोट डाउन कर देते हैं। वीडियो को यदि 1-2 बार ध्यान से आप सुन भी लेंगे तो बहुत सारी बातें यहाँ से आपकी बड़े ईजी वे में क्लियर हो जाएंगी। ठीक, तो हेडिंग अब डालिएगा पंचवर्षीय योजना। आ जाते हैं धीरे से पंचवर्षीय योजना पे, उसको पढ़ लिया जाए। फिर पंचवर्षीय योजना को पढ़ने के बाद आपके बनने वाले यहाँ से जो भी क्वेश्चन होंगे, ऑलमोस्ट इकोनॉमी के जो भी टॉपिक हैं आपके सिलेबस में, जो यूपी SSSC पेट में पूछे जाने हैं, यदि आप प्रतिज्ञा 2021 जा करके देखेंगे तो उसमें ऑलमोस्ट इधर बीच बाबू आप सबसे थोड़ी सी हो सकता है आप सबकी ये शिकायत हो कि इधर बीच हम यूट्यूब पे नहीं आ पा रहे हैं, कुछ थोड़ा सा निजी कारणों की वजह से और कुछ समय अभाव के वजह से कह लीजिए कि इस समय लगातार नहीं जुड़ना हो पा रहा है। लेकिन एकदम आप चिंता न करिए, कुछ इस तरीके से प्रयास में लगे हुए हैं कि किसी भी दिन एब्सेंट न हुआ जाए, चाहे ऑफलाइन बातचीत की जाए या ऑनलाइन बातचीत की जाए, किसी न किसी तरीके से रोज़ हम लोग एक दूसरे के कांटेक्ट में रहें, एक दूसरे के संपर्क में रहें, जिससे आपकी जो भी समस्याएं आप हमसे बता सकें और हमारी तरफ से उसकी समस्या के निदान के लिए प्रयास हो सके। तो हेडिंग पड़ेगी पंचवर्षीय योजना। पेपर में पूछा जाएगा कि पंचवर्षीय योजना को अपनाया गया है कहाँ से बाबू, तो इसको बता देंगे रूस, सोवियत संघ के संविधान से हमारे संविधान में इसको जगह दी गई है। इसके पहले ही हम आपको बता दिए कि नियोजन जो है कुल कितने, नियोजन किस सूची के अंतर्गत आता है, तो नियोजन समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। तो कौन कौन सी पंचवर्षीय योजना रही, ध्यान से देख लेते हैं। सबसे पहली पंचवर्षीय योजना, सब में 5 जोड़ते चले जाइए, 1951 से 1956, उसके बाद बाबू जोड़ दीजिएगा 1956 से 1961, उसके बाद जोड़िएगा 1961 से 1966, 1966 से 1969 बाबू गैप रहेगा, अवकाश रहेगा पंचवर्षीय योजना में, तो इसको इधर लिख लीजिएगा। 1969 के बाद देखें तो 1969 से 1974, 1974 में फिर 5 जोड़ दीजिए। लेकिन पेपर में पूछा जाता है कि वह कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जो समय से 1 वर्ष पहले पूर्व हो गई। तो देखिए अभी तक हम लोग 5-5 जोड़ रहे थे, लेकिन यहाँ 1974 से 1978 यहाँ पे 1 साल पहले ही ये योजना पूरी हो गई। उसके बाद क्या हुआ, 1978 से 1980 तक फिर योजना में अवकाश रहा। यहाँ पर जो अवकाश रहा इसी को कहा जाता है बाबू रोलिंग प्लान। जनता पार्टी के द्वारा इस प्लान को रखा गया, या तो इसी को कहा जाता है सरल हिंदी भाषा में अनवरत योजना। गुनार मृडल जो है इसके प्रतिपादक हुआ करते थे, डी लकड़वाला के द्वारा इसका लागू करवाया गया था, उस समय योजना आयोग के यही उपाध्यक्ष हुआ करते थे। 1980 के बाद यदि बातचीत आपसे की जाए तो फिर 5 जोड़ दीजिए धीरे से, 1985 हो जाएगा। 1985 के बाद फिर 5 जोड़ दीजिए, 1990 हो जाएगा। 1990 में यदि आप देश के थोड़ा सा भी आर्थिक इतिहास के बैकग्राउंड के बारे में जानते होंगे तो जानते हैं उस समय देश की अर्थव्यवस्था काफ़ी चरमरा गई थी, और देश की अर्थव्यवस्था चरमरा जाने के कारण है उस समय जो हमारे प्रधानमंत्री हुआ करते थे पीवी नरसिम्हा राव, यदि आपसे कोई पूछे भारतीय अर्थव्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है तो पीवी नरसिम्हा राव को बता देंगे। फिर ये 90 से 92 तक काफ़ी ज़्यादा राजनीतिक अस्थिरता दिखाई देती है, तो 1990 से 1992 तक एक बार फिर देखेंगे कि इस पंचवर्षीय योजना में क्या आएगा बाबू, अवकाश आएगा। अवकाश के पीछे क्या कारण होगा अभी हम आपको बता देंगे, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। 1990 से 92 ये बात हो गई। उसके बाद 1992 से बाबू हो जाएगा 1997। अब 5 जोड़ते चले जाइए बड़े प्रेम से, कहीं पे कोई परेशानी नहीं है। 1997 से हो जाएगा 2002। 2002 के बाद हम इधर लिख देते हैं बाबू
2002 से हो जाएगा 2007, 2007 से हो जाएगा 2012, और उसके बाद जानते हैं 2012 से हो जाएगा 2017। और फाइनली आप जानते हैं कि 1 जनवरी 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि नए युग में कुछ नए प्रकार के संस्था की ज़रूरत है जो भारत में एक नया ट्रांसफॉर्मेशन करे, और इस तरीके से 1 जनवरी 2015 को एक नए संगठन का जन्म हुआ जिसको हम लोग जानते हैं नीति आयोग के नाम से। तो देखिए, जितना भी पंचवर्षीय योजना था सरल भाषा में बड़े आराम से आपको समझा दिया गया, लिख दिया गया। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56, दूसरी 56 से 61, तीसरी 61 से 66। उसके बाद 3 साल का ये अवकाश रहा। अवकाश क्यों था, अभी तीनों का कारण हम आपको बता देंगे। एक क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि पंचवर्षीय योजना के दौरान अब तक कुल कितनी बार अवकाश लिया गया है, तो कुल बता देंगे 3 बार अवकाश लिया गया है। एक 66 से 69, दूसरा बता देंगे 78 से 80, तीसरा 1990 से 92। ये चौथी पंचवर्षीय योजना हो गई। 1969 से 74, 74 से 78 बाबू ये 5वीं हो गई। उसके बाद 80 से 85 छठी हो गई, 85 से 90 7वीं हो गई, ये आपकी 8वीं पंचवर्षीय योजना हो गई। उसके बाद ये 9वीं हो गई, फिर ये 10वीं हो गई, फिर 11वीं हो गई, फिर 12वीं हो गई। यहाँ तक उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा। अब देखें 1966 से 1969 के बीच यदि कारण देखेंगे तो आप जानते हैं 1962 में बाबू हमारी लड़ाई हुई थी चीन से। तो यहाँ पर जो अवकाश लिया गया, 2 प्रमुख लड़ाइयाँ हमको झेलनी पड़ गई थी बाबू। 1962 में एक लड़ाई झेलनी पड़ी थी हमको, किससे, चीन से, और 1965 में एक हमारी लड़ाई हुई थी बाबू, किससे, पाकिस्तान से। तो चीन और पाकिस्तान से युद्ध हो गया। और इसके अतिरिक्त देखें तो 1969 में भयंकर अनावृष्टि रही, सूखा या अकाल की स्थिति रही, जिसके कारण से यहाँ पर पंचवर्षीय योजना को रोका गया था। ये एक बात समझ में आ गई होगी। दूसरी बात 1978 से 1980 के बीच में देखें तो यहाँ पर आप जानते हैं 1977 में आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल लगाया गया था। तो आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल जो लगा हुआ था उसके कारण विशेष तौर पर यहाँ पर देखेंगे तो पंचवर्षीय योजना में अवकाश दिखाई देगा। और 1990 से 1992 की यदि कंडीशन देखें तो यहाँ पर 2 खास बातें होंगी जिसके कारण यहाँ पर यहाँ पंचवर्षीय योजना में अवकाश दिखाई देगा। एक होगा बाबू राजनीतिक अस्थिरता। इस समय यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा राजनीति श्योर नहीं चल रही थी, कब किसकी सरकार आएगी, किसकी सरकार गिर जाएगी। और दूसरा यदि देखेंगे तो भुगतान और संतुलन, जिसको स्पेशली बीओपी के नाम से इकोनॉमी के टर्म में जब इसको प्रॉपर डिटेल में देखेंगे तो अच्छे समझ पाएंगे, बैलेंस ऑफ पेमेंट बोला जाता है। ये इतनी बात उम्मीद करते हैं क्लियर। अब तीनों अवकाश की बात बता दिया गया। इसके अतिरिक्त यहाँ पे बताए थे अनवरत योजना का प्रतिपादक। और एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि इसको लागू करवाने वाला, लागू करवाया। तो हमने आपको पहले ही बताया, कमेंट बॉक्स में इन दोनों लोगों का नाम कमेंट करके बताइएगा जिससे बात आपको याद रहेगी। ठीक है, लागू किसने करवाया और इसका प्रतिपादक कौन था। मुनार मेडाल जो है इसके प्रतिपादक है, लागू करवाने वाले का नाम है डीटी लकड़वाला। ठीक, अब देखें 1951 से 56 के बीच कौन कौन सी खास बातें हुई या कौन कौन से कार्यक्रम हुए। उससे ज़्यादा जरूरी है सबसे पहले आपको हर एक पंचवर्षीय योजना का मॉडल किसने दिया था और हर एक पंचवर्षीय योजना का क्या उद्देश्य दिया था। यदि ये इतनी बात आप समझ लेते हैं तो यहाँ से बनने वाले काफ़ी अच्छे प्रश्न आप कर लेंगे। उसके अतिरिक्त यदि देखा है, आपसे पूछा जाए कि कौन कौन सी पंचवर्षीय योजना जितना लक्ष्य तय किया गया था लक्ष्य प्राप्त करने में सफल रही थी। यदि आपसे कोई पूछे कि कौन कौन सी पंचवर्षीय योजना लक्ष्य प्राप्त करने में सफल रहे, तो लक्ष्य प्राप्ति के लिए एक सिंपल तरीके से इसको याद कर लीजिएगा, 1 5 6 7 8। आसान है, 1 5 6 7 8। यहाँ पर लक्ष्य प्राप्त जितना रखा गया इन्होंने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। और कौन कौन लक्ष्य नहीं प्राप्त कर पाए, तो लक्ष्य नहीं प्राप्त कर पाने वाले में ये इसको निकाल लीजिए, जो बच जाएगा 2 3 4 9 10 11 12। ये ऐसी पंचवर्षीय योजना रही कि जितना लक्ष्य को तय किया गया उतने लक्ष्य को ये प्राप्त करने में सफल नहीं हो पाए। ये इतनी बात हो गई। अब कुछ प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं, जैसे योजना आयोग पूछा जाएगा कि योजना आयोग किस प्रकार की संस्था है, ये एक संवैधानिक संस्था है कि सांविधिक निकाय है या गैर संवैधानिक संस्था है। तो संवैधानिक संस्था का अभिप्राय मतलब बाबू जिसकी हमारे देश के संविधान में चर्चा की गई हो। तो योजना आयोग का देखेंगे तो योजना आयोग बाद में इसका गठन किया गया था। पेपर में पूछा जाएगा किस समिति की सिफारिश के आधार पर योजना आयोग का गठन किया गया, तो हमारे पहले वित्त आयोग के जो अध्यक्ष रहे, पहले वित्त आयोग के पहले वित्त अध्यक्ष जो रहे, वित्त आयोग के अध्यक्ष का कोई नाम बताएगा,
उनका नाम हुआ करता था वो केसी नियोगी, और केसी नियोगी की नाम से इन्हीं की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई थी, और इसी केसी नियोग समिति की सिफारिश के आधार पर योजना आयोग और राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था। तो 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन हुआ था। किसकी सिफारिश के आधार पर? तो वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर। वित्त आयोग का उल्लेख कहाँ पर है? तो बता देंगे वित्त आयोग हमारी एक संवैधानिक संस्था है, और वित्त आयोग स्पेशली क्या करती है? संसाधनों का राज्यों और केंद्र के बीच में सुनिश्चित बंटवारा किया जा सके, इस पर वो काम करती है। इसी तरीके से क्वेश्चन और पूछा गया समीक्षा अधिकारी में कि वित्त आयोग से यदि पूछा जाए कि वित्त आयोग का अध्यक्ष होने के लिए क्या योग्यता होती है, तो यदि सामान्य रूप से आप पढ़े नहीं रहेंगे, सुने नहीं रहेंगे तो गलती कर बैठेंगे, क्योंकि वित्त की बात जैसे ही सुनते हैं हमको ऐसा लगता है कि उसकी जो डिग्री होनी चाहिए, कम से कम वो इकोनॉमी में बहुत ही मास्टर आदमी होना चाहिए, या तो कम से कम वो इतनी योग्यता रखता हो कि रिजर्व बैंक के गवर्नर बनने जैसी योग्यता रखता हो। लेकिन ये सारा जवाब गलत हो जाएगा बाबू। वित्त आयोग का अध्यक्ष होने के लिए आप सिंपली याद रखिएगा कि वित्त आयोग का अध्यक्ष जिसको सार्वजनिक क्षेत्र में कार्य करने का अनुभव है, विशेष तौर पर उसे वित्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया जा सकता है। बात क्लियर हो रही है? तो केसी नियोगी जो है, नियोगी समिति की सिफारिश के आधार पर ही जो हमारे पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष हुआ करते थे, तो नियोगी समिति की सिफारिश के आधार पर ही योजना आयोग का तारीख याद रख लीजिएगा, पेपर में पूछा जाता है। यदि आपसे कोई पूछे योजना आयोग का गठन कब हुआ था, तो योजना आयोग का गठन हुआ है बाबू 15 मार्च 1950 को। एकदम इसको गांठ बांध लीजिएगा, 15 मार्च 1950 को, और 6 अगस्त 1950 को गठन हुआ बाबू एनडीसी का, राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का। ये दोनों देखें तो गैर संवैधानिक निकाय हुआ करता था। यह भारत की एक परामर्शदात्री संस्था है, एक सलाहकार देने वाली संस्था हुआ करती थी, जो स्पेशली कि किस प्रकार से योजनाओं को लागू करवाया जाए, किस प्रकार से योजनाएं बनाई जाएं जिससे देश की अर्थव्यवस्था और देश के लोग पटरी पर आ सकें, और इसी के लिए विशेष तौर पर यह प्रयास किया गया। तो योजना आयोग यदि आपसे कोई पूछे तो बता देंगे 15 मार्च 1950, और राष्ट्रीय विकास परिषद। अब पेपर में पूछा जा सकता है कि योजना आयोग द्वारा बनाई गई योजनाओं को अंतिम रूप से स्वीकृति, जैसे योजना तो बन करके तैयार है, लेकिन इस पर स्वीकृति जब तक राष्ट्रीय विकास परिषद नहीं देगा तब तक इसको लागू नहीं करवाया जा सकता। तो इस बात को आप याद रखिएगा। इसके अतिरिक्त आप जानते होंगे कि योजना आयोग का अध्यक्ष कौन हुआ करता था, तो योजना आयोग के अध्यक्ष बाबू पदेन जो है हमारे प्रधानमंत्री महोदय ही योजना आयोग के अध्यक्ष हुआ करते थे। पेपर में यदि आपसे कोई पूछे कि योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे, कोई बताएगा? योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष यदि आपसे कोई पूछे, पहले अध्यक्ष हो जाएंगे जवाहरलाल नेहरू, पहला यदि आपसे कोई उपाध्यक्ष पूछता है तो आप नाम बता दीजिएगा गुलजारी लाल नंदा। और एक महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से और बन सकता है कि योजना आयोग का यदि आपसे कोई अंतिम उपाध्यक्ष पूछे तो सरल भाषा में बता दीजिएगा मुंटेक सिंह अहलूवालिया। ठीक है, इसको एकदम अच्छे से याद रखिएगा। मुंटेक सिंह अहलूवालिया से करंट का भी आप चाहें तो क्वेश्चन जोड़ सकते हैं बाबू। ये भारत के रहने वाले, और IMF ने इनको विशेष तौर पर अपने परामर्शदात्री संस्था में इनको वहाँ पे एक मुख्य अर्थशास्त्री के तौर पर इनको नियुक्त किया गया है। ये इतनी बात क्लियर है। उसके बाद योजना आयोग में पदेन जो है अध्यक्ष होते थे, अपने प्रधानमंत्री महोदय होते थे। उसके बाद एक सदस्य इसका उपाध्यक्ष होता था, 3 अल्पकालिक सदस्य होते थे, 3 पूर्णकालिक सदस्य हुआ करते थे, और साथ ही साथ 3 पदेन सदस्य हुआ करते थे। योजना आयोग के टोटल हमने कितने मेंबर हुआ करते थे ये आपको बात बता दी। 3 पदेन सदस्यों में देखें तो कौन कौन से लोग हुआ करते थे जो योजना आयोग के 3 पदेन सदस्य हुआ करते थे, तो आप बता देंगे बाबू गृह मंत्री, वित्त मंत्री और रक्षा मंत्री। ये 3 ऐसे मेंबर हुआ करते थे जो पदेन सदस्य हुआ करते थे किसके? योजना आयोग के। इस योजना आयोग को बहुत सारी कमियों और खामियों के कारण योजना आयोग को देखें, स्पेशली ये केंद्र स्तर पर ही विशेष तौर पर योजनाओं को बनाया करते थे, और इसका नियमन करने के लिए कोई एक बॉडी नहीं हुआ करती थी। यही एक कुछ कारण माने जाते हैं कि 1 जनवरी 1915 को योजना आयोग को समाप्त करके एक नया आयोग बनाया गया, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जिसे नीति आयोग के नाम से हम लोग जानते हैं। तो नीति आयोग का यदि पहला अध्यक्ष पूछा जाए, 1 जनवरी 2015 को गठन हुआ है, तारीख याद रखिएगा, पेपर में बहुत बार पूछा जा चुका। नीति आयोग का यदि आपसे कोई प्रथम अध्यक्ष पूछे तो बता देंगे किसको? अरविंद पनगड़िया को। और नीति आयोग का वो पहला जो CEO यदि आपसे कोई पूछे तो बता देंगे सिंधु श्री खुल्लर, नाम याद रखिएगा। और इसके जो पदेन सदस्यों की संख्या थी योजना आयोग में, आपको याद अभी बताया कि 3 सदस्य थे, यहाँ पर बाबू 4 सदस्य होंगे, चौथा एक सदस्य, 3 वही रहेंगे सेम एज इट इज जैसे योजना आयोग में है, चौथा एक सदस्य यहाँ पे जुड़ जाएगा कृषि मंत्री, नाम याद रखना है अच्छे से। राष्ट्रीय विकास परिषद स्पेशली उस दौर में हुआ करता था, योजना आयोग की बनाई गई जो योजनाएं होती थी उस पर अंतिम रूप से स्वीकृति, और राष्ट्रीय विकास परिषद का भी जो अध्यक्ष हुआ करता था वो भारत का प्रधानमंत्री हुआ करता था। इतनी बात क्लियर है। वित्त आयोग के बारे में थोड़ी सी चर्चा अभी कर लेते हैं। वित्त आयोग का स्पेशली हमने आपको बता दिया कि केंद्र और राज्य के बीच में संसाधनों के बंटवारा करना इनकी मुख्य रूप से जिम्मेदारी हुआ करती थी।
यह एक संवैधानिक बॉडी है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत आप देखें तो इसका उल्लेख मिलता है। इसके अतिरिक्त एक और बॉडी को देख लें जिसका नाम है अंतर्राज्यीय परिषद। अंतर्राज्यीय परिषद, एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंतर्राज्यीय परिषद भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में इसका वर्णन मिलता है, तो आर्टिकल 263 के अंतर्गत देखेंगे तो अंतर्राज्यीय परिषद का उल्लेख मिलता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। इतनी बात क्लियर है तो पेपर में देखा अब कुछ यहाँ से 12 पंचवर्षीय योजना से प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, कुछ योजनाओं के अंतर्गत प्रश्न पूछे जाते हैं, उनको बता देते हैं। जैसे आपसे कोई पूछे कि 1951 से लेकर के 1956 वाला जो पंचवर्षीय योजना था, इसका मॉडल किसने दिया, इसका मॉडल किसने दिया, इसका क्या उद्देश्य था, क्या उद्देश्य को प्राप्ति करने में ये सफल रहे कि नहीं रहे, तो ध्यान से एक एक बात को सुन लीजिए। पहला जो मॉडल दिया गया है वो 1951 से 1956 का, इसको हैरोल्ड डोमर मॉडल बोला जाता है। हैरोल्ड डोमर के द्वारा इस मॉडल को प्रस्तुत किया गया था। और इस पहली पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत देखें तो जो उद्देश्य रखा गया, कृषि पर टोटली फोकस्ड रही है हमारी पहली पंचवर्षीय योजना कि कृषि का किस तरीके से उत्थान किया जाए, जो हमारी बिगड़ी हुई कृषि है। यदि यहाँ तक बात को ध्यान से सुन लेते हैं तो बड़े इजी वे में यहाँ से बहुत सारी बातें आपकी परीक्षा में बन जाएंगी। दूसरे मॉडल को यदि आपसे कोई पूछे कि 1956 से 1961 वाला जो दूसरा मॉडल रहा, इस पर विशेष तौर पर किसको बल दिया गया, तो दूसरे, और इसमें कुछ और बातें आपको बता ही देते हैं। जैसे 1951 से 1956 के अंतर्गत देखेंगे बाबू, तो हम बहुउद्देशीय परियोजना की शुरुआत की गई थी। पेपर में यदि आपसे कोई पूछे कि वह कौन सा राजनीतिक विचारक है या वह भारत का कौन सा ऐसा शख्सियत है जो बहुउद्देशीय परियोजना को आधुनिक भारत का तीर्थ या आधुनिक भारत का मंदिर का करके संज्ञा देता है, तो आप बता देंगे जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जो बहुउद्देशीय परियोजना है, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है, उसको आधुनिक भारत का तीर्थ या आधुनिक भारत के मंदिर की संज्ञा देते हैं। 3 महत्वपूर्ण यहाँ पर बहुउद्देशीय परियोजनाओं की शुरुआत मानी जाती है पहले पंचवर्षीय योजना के दौरान देखेंगे तो। सबसे पहली जो परियोजना रही वो दामोदर नदी घाटी परियोजना, बंगाल में दामोदर नदी पर इसको केंद्रित किया गया। फिर एक भाखड़ा नांगल परियोजना रहा, पंजाब में सतलज नदी पर इसको बनाया गया। और इसके अतिरिक्त देखेंगे तो हीराकुंड बांध स्पेशली महानदी पर बनाया गया। तो ये 3 महत्वपूर्ण बातें पेपर में इस तरीके से पूछी जाएंगी कि दामोदर नदी घाटी परियोजना निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना के कार्यक्रम में इसका विकास किया गया, तो बता देंगे पहली पंचवर्षीय। यदि पूछा जाए भारत की प्रथम बहुउद्देशीय जो परियोजना रही, प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी परियोजनाएं हैं, तो आप नाम बता देंगे दामोदर घाटी परियोजना। यहाँ तक बात क्लियर है। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान ये सारी बातें हुई। 1951 में ये देखें तो हमारे संविधान का पहला संविधान संशोधन 1951 हुआ, जिसमें संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। इस तरीके से प्रश्न बन सकता है। 1952 में देखेंगे तो बाबू सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई। 1953 में देखेंगे तो राष्ट्रीय प्रसार कार्यक्रम की शुरुआत हुई। इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाएंगे। दूसरा ये देखा 1956 से 1961, दूसरा क्वेश्चन के अंतर्गत आपसे पूछ सकता है कि 1956 से 1961 वाला जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना रही, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सबसे पहले ध्यान रखना है कि किस पे फोकस किया गया। पहली पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य यदि कृषि रहा, तो दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत देखेंगे तो बाबू बढ़ावा दिया गया किसको, एक बार खेती तैयार हो गई, अब गेहूं तैयार हो गया है तो गेहूं को काटने के लिए मशीन चाहिए, यानी औद्योगिकरण की शुरुआत हुई। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान यदि आपसे कोई पूछे कि उद्देश्य क्या रखा गया, तो आप बता देंगे उद्योग प्रमुख के तौर पर भारी उद्योगों को विशेष तौर पर स्थापित करने का प्रयास किया गया द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान 2-3 कुछ संयंत्र भारत में स्थापित किए गए, उसको आप चाहें तो बाबू याद रख सकते हैं। जैसे एक फार्मूला आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान जगह थोड़ी कम है, अब ज़्यादा लिखेंगे तो बड़ा लंबा वीडियो बन जाएगा। आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, बार, बी से बाबू याद रखना है आपको भिलाई, ठीक है। आर से याद रखना है रसिया। तो भिलाई जो संयंत्र स्थापित किया गया वो किसके सहयोग से, तो रसिया के। दूसरा याद कर लीजिएगा वो राग, आर से याद रखिएगा राउरकेला, और जी से याद रखिएगा जर्मनी। तो राउरकेला जो संयंत्र है वो स्थापित किया जर्मनी के सहयोग से। और तीसरा याद रखिएगा डैब, तीनों में ए साइलेंट है, काट दीजिएगा। बार राग डैब याद कर लीजिएगा, बार राग डैब, बार राग डैब, बार राग डैब, 2-3 बार आप पढ़ लेंगे तो बड़ी इजी वे में याद हो जाएगा। डी से बाबू याद रखना है आपको दुर्गापुर स्टील प्लांट, डीएसपी बोला जाता है। दुर्गापुर स्टील प्लांट की जो स्थापना हुई है किसके सहयोग से, तो बता देंगे ब्रिटेन के सहयोग से। बार राग डैब, बार राग डैब, 2-3 बार यदि आप ध्यान से सुन लेंगे तो बातें क्लियर हो जाएंगी। बी से क्या सबसे पहले बता दिया गया, भिलाई इस्पात संयंत्र, ये किसके सहयोग से, रसिया के। आर से आपको बता दिया गया राउरकेला, राउरकेला जो संयंत्र है ये किसके सहयोग से, जर्मनी। और तीसरा है दुर्गापुर स्टील प्लांट, डीएसपी, इसकी जो स्थापना की गई है वो किसके सहयोग से, तो बता देंगे ब्रिटेन के। यहाँ तक बात क्लियर है। तो द्वितीय जो पंचवर्षीय योजना रही, हमने इसका मॉडल बता दिया। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मॉडल का विशेष तौर पर इसको किसने दिया था, तो बता देंगे पीसी महालनोबिस और नेहरू मॉडल के नाम से यह जाना जाता है। इसका क्या उद्देश्य था, इसके अंतर्गत उद्देश्य रखा गया भारी उद्योगों को बढ़ावा देना
और यहाँ पर कुछ संयंत्रों की स्थापना की गई जिसमें आपको बता दिया गया बारराग डैम। इसको अच्छे से यदि आप तैयार कर लेंगे तो बड़े ईजी में बात बन जाएगी। तीसरे पे चले आए, पहला दूसरा देखिए सब कोई बता देता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तीसरा यदि आपसे कोई पूछे 1961 से लेकर के 1966 वाला जो पंचवर्षीय योजना रहा, यह मॉडल स्पेशली किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो क्या नाम बता देंगे बाबू? आर.एस. सैंडी, सुखमय चक्रवर्ती और पी.सी. महालनोबिस। ये मॉडल प्रस्तुत किया गया आर.एस. सैंडी 2-3 बार बोलेंगे, आर.एस. सैंडी, सुखमय चक्रवर्ती और पी.सी. महालनोबिस के द्वारा इसको तैयार किया गया। यहाँ पे बाबू पहले वाले में देख लीजिए कृषि पे यदि बढ़ावा मिल गया, दूसरे वाले में देखेंगे कृषि और उद्योग, तो धीरे धीरे हमारी क्या हो रही है, अब हम आत्मनिर्भर, लेकिन आत्मनिर्भर अभी कंप्लीट रूप से नहीं हो पाए, तो स्थिर आत्मनिर्भरता की देखेंगे तो यहाँ पे शुरुआत होगी। चौथी पंचवर्षीय योजना देखेंगे तो स्पेशली इसमें जो एलन मात्रे और अशोक रुद्र के द्वारा इस मॉडल को प्रस्तुत किया गया था, चौथी पंचवर्षीय योजना के मॉडल को। पांचवी पंचवर्षीय योजना को देखेंगे तो बाबू डीपी धर मॉडल, अभी ये मिटा दिए हैं, लिखे हुए थे, तो डीपी धर मॉडल बोला जाता है। 6वें को बोला जाता है आगत निर्गत मॉडल, और 6 का जस्ट अपोजिट होता है क्या? 6ठे का जस्ट अपोजिट 9। जैसे देखिए 6 बनाइए ये और 9 बनाइए, काफ़ी कुछ इसमें, तो 6वें का जो मॉडल होगा वही सेम मॉडल होगा 9वें का। 6वें का मॉडल है आगत निर्गत मॉडल, तो 9वें का भी बता देंगे कौन सा? आगत निर्गत मॉडल। 7वें का बोला जाता है वस्तु मजदूरी मॉडल। 8वें को बोला जाता है, आपने खिलाड़ी का नाम सुना होगा मिलर से लिंक करिएगा, डब्ल्यू मूलर, ठीक है, डब्ल्यू मूलर मॉडल माना जाता है। तो 8 तक जो पंचवर्षीय योजना है बाबू हमने आपको मॉडल बता दिया। ज़्यादातर पेपर में देखेंगे, परीक्षाओं में देखेंगे तो यही सारी बातें आपसे पेपर में पूछी जाती हैं। तो आज के इस छोटे से वीडियो लेक्चर में काफ़ी बड़े टॉपिक को हमने समेकित करने का प्रयास किया है, और जैसा कि शुरुआत में हमने आपको सूचना दे दी थी, एक बार फिर से सूचना देने के साथ ही अपनी आज की इस क्लास का समापन किया जाएगा। और समापन से पहले एक बार पुनः आप सबको 75वें स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी लोग खूब तरक्की करें और माँ भारती के प्रति आपका प्यार लगातार बढ़ता रहे, और ये संकल्प लीजिए कि मृत्यु तो जब हमारी हो, जैसे हमारा जन्म हुआ तो हमारे वश में नहीं रहा, हम अखंड भारत में पैदा हुए, अखंड भारत में हम सौभाग्य नहीं हो पाया, लेकिन एक बार कल्पना करिए, संकल्प लीजिए आपकी जब भी मृत्यु हो तो आपको अखंड भारत में हो। और यह जो योजना है, यह जो सपना है हर एक भारतीय का, ये भारत जो है साकार कर पाने में सफल हो। 25 अगस्त से यूपीएससी का जो ज़बरदस्त बैच शुरू हो रहा है, जिसके लिए रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो गया है। 31 अगस्त तक आपका एडमिशन का उसमें लास्ट डेट है। उसके पहले यदि आप एडमिशन ले लेते हैं तो कुछ रियायत दर पे आपकी एडमिशन हो जाएगी, क्योंकि उसके बाद सीटें फुल हो जाएंगे तो हमारे लिए मुश्किल रहेगा एडमिशन ले पाना। तो बस यही छोटी सी बात थी। शुरुआत में ही आपको कॉन्टैक्ट नंबर और जो है एड्रेस उपलब्ध करा दिया गया था। रजिस्ट्रेशन चल रहा है, आप चाहें तो सेंटर पे विजिट करके या तो कॉल करके रजिस्ट्रेशन आप करा सकते हैं। वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो आपको कैसा लगा।